नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो नोट्स के माध्यम से हम लोग पीआईबी न्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है? सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है? तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ ना, अभी कुछ देर पहले ये पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें लेकिन मेरा वॉइस ही नहीं आया क्योंकि मेरा माइक कनेक्टेड ही नहीं था। तो मैं बस बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा और मैं पूरा थक गया। अब बाद में मुझे मालूम चला कि वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मतलब वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बहुत बुरा लगा, ठीक है? तो अभी क्या कर सकते हैं, वापस चालू करें। दिस इज लाइफ, है ना? ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ कि मैं 2-3 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बाद में मालूम चला कि वॉइस ही नहीं आया है या फिर मेरा फोटो ही नहीं आया है। ऐसा भी हो चुका है। तो दिस इज लाइफ, इसको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है? लाइफ गोज ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। चलो एक बार ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग पीआईबी न्यूज को कवर करते हैं। पीआईबी न्यूज जो है ना, उसका मैं नोट्स बनाता हूँ। तो हर एक न्यूज के लिए आपको एक नोट्स मिलेगा। ये नोट्स जो है ना, इसमें वो हर पॉइंट है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्लस समझने के लिए भी ये नोट्स ही काफी है, ठीक है? और इसको बस रीड करने के लिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है? तो सारा न्यूज इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूज को एक एक करके देखते हैं। आसानी से करा दूंगा, आपको याद भी करा दूंगा। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मर्कोसुर ग्रुप, ठीक है? इंडिया और ब्राजील ने मिलकर के एक एग्री किया है कि वो लोग अपना जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करेगा, ठीक है? और साथ में इंडिया और मर्कोसुर ब्लॉक जो है उसका ट्रेड बढ़ेगा। अब ये मर्कोसुर ग्रुप ग्रुप क्या है समझते हैं इसको, ठीक है? मर्कोसुर लग रहा है कि कोई तारकासुर और नारकासुर है, वही मर्कोसुर है। मर के काम करता है मर्कोसुर। तो क्या है बताते हैं आपको, ठीक है? देखो क्या है, मर्कोसुर ग्रुप जो है ना, ये कॉमन मार्केट है फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। जैसे यूरोप में कुछ कंट्री आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना लिया है, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। वो यूरोपियन यूनियन क्या करता है, आपस में तो अच्छे से ट्रेड कर लेता है, आपस में लोग फ्रेंड है। लेकिन कोई दूसरा देश अगर ईयू के साथ मिलना चाहता है तो फिर ईयू साथ में सोचता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? तो उसी तरीके से साउथ अमेरिकन कंट्री लोग भी आपस में मिलकर के एक कॉमन मार्केट बनाया है। उस मार्केट का नाम है मर्कोसुर ग्रुप या मर्कोसुर ब्लॉक, ठीक है? ग्रुप है। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज लोग आपस में एक ग्रुप बनाया है, ठीक है? ये ग्रुप में क्या होता है ना, आराम से ट्रेड होता है, टैरिफ नहीं लगता है, आराम से ट्रेड होता है। और साथ में फाइनेंस का कैपिटल जो है ना, वो भी इधर उधर जाता है। मतलब कि एक कंट्री दूसरा कंट्री को आराम से लोन दे दिया, दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री को लोन दे दिया। तो इसके लिए ना आपस में ये लोग एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है मर्कोसुर, ठीक है? स्पेनिश में शॉर्ट फॉर्म है मर्कोसुर, उतना नहीं जानना है। ये कोई असुर होगा इसलिए मर्कोसुर नाम हो गया। तो मर्कोसुर ग्रुप है। मर्कोसुर ग्रुप में देखो, मर्कोसुर ग्रुप भी नहीं रह गया है, ये कस्टम यूनियन बन गया है। देखो ग्रुप था जब कंट्री लोग आपस में मिला था ना, तो वो ग्रुप था, ठीक है? अब ये लोग ग्रुप आपस में मिल गया, बन गया है यूनियन, कस्टम यूनियन। तो ये 1991 में ग्रुप बना था बाय ट्रीटी ऑफ एसयूएन, ठीक है? और फिर ये बाद में कस्टम यूनियन बन गया इन 1995, ठीक है? कस्टम यूनियन बनने से क्या बेनिफिट हो गया, कस्टम यूनियन जब ये बन गया ना, तब बाहर का कोई भी कंट्री इसके साथ अभी अगर ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पर इसका जो मेन बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो अलाउ करेगा तभी कर सकता है, ठीक है? तो ये सब कंट्री लोग मिल करके एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाया है जिसका नाम है कॉमन मार्केट काउंसिल। कॉमन मार्केट काउंसिल जो इसका गवर्नेंस देखता है, ठीक है? इस ग्रुप का गवर्नेंस देखता है। ये जो काउंसिल है इसके अंदर हर एक कंट्री का, हर मेंबर कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्टर गया हुआ है जो डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है? तो ये सिंपल है। और इसका प्रेसिडेंसी हर 6 साल में बदलते रहता है। तो समझे आप, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री है, वो लोग का आपस में ग्रुप बना हुआ है मर्कोसुर ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर कैपिटल का आराम से ट्रांसफर होता है, ठीक है? साथ में ट्रेड आराम से होता है। तो इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप का ही नाम है मर्कोसुर। इसमें कौन कौन सा मेंबर है? बापू, ठीक है? बापू मतलब कि बी से हो गया बोलिविया ब्राजील, ए से हो गया अर्जेंटीना, पी से हो गया पैराग्वे और यू से हो गया यूराग्वे, ठीक है? तो ये मेंबर है। इसके अलावा बहुत सारा दूसरा मेंबर भी है, ठीक है? एसोसिएट मेंबर्स भी है। मेंबर्स का बेनिफिट क्या होता है? मेंबर्स का बेनिफिट होता है कि मेंबर्स आपस में ट्रेड आराम से कर सकता है और आपस में फाइनेंस कैपिटल भी इधर उधर जा सकता है, लोग भी मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है? तो ये है बेनिफिट मेंबर्स का। वेनेजुएला भी इसका मेंबर था लेकिन अभी इसको सस्पेंडेड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है 2016 से। आई थिंक ये सस्पेंडेड है, ठीक है? बस अभी क्या है ना, इंडिया जो है वो ब्राजील के साथ बात कर रहा है
कि वो मर्कोसुर ग्रुप के अंदर थोड़ा सा अपना मतलब क्या बोलते हैं मार्केट फैला सके। क्योंकि क्या है ना, ये साउथ अमेरिकन ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक के अंदर टेक्सटाइल का बहुत डिमांड है, फार्मा का बहुत डिमांड है, और इंडिया के पास इसका सप्लाई है। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। साथ में ब्राजील, जो कि मर्कोसुर ग्रुप का ही बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है, वो चाहता है कि इंडिया में उसका सामान बिके। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा मार्केट है ना, और इंडिया में मीट बिकता है, डेयरी मार्केट है। तो ब्राजील चाहता है कि वो अपना मीट और वो अपना डेयरी इधर बेचे, और इंडिया चाहता है कि इंडिया अपना टेक्सटाइल और फार्मा का बिजनेस वहां करे। तो इसीलिए इन लोगों के बीच में थोड़ा सा बातचीत चल रहा है। ये था न्यूज पूरा पूरी। ठीक है, अभी यहाँ पर समझते हैं मर्कोसुर ग्रुप के क्या है ये बताया है यहाँ पर। ठीक है, गवर्नेंस कैसे होता है ये बताया है। तो साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट है जिसका नाम है मर्कोसुर, स्पेनिश इनिशियल है ये, मतलब स्पेनिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। इसके अंदर इस तरह का जो ग्रुप होता है, उसके अंदर फ्री मूवमेंट होता है गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लोगों का। ठीक है, 1991 में इसको क्रिएट किया गया था, और 1995 में जाकर के इस कस्टम यूनियन बन गया। ठीक, मेंबर कंट्री कौन कौन सा है? बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है, ब्राजील, बोलिविया, बी हो गया, ए से हो गया अर्जेंटीना, पी से हो गया पैराग्वे, यू से हो गया यूरुग्वे। वेनेजुएला जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है 1 दिसंबर 2016 से। ठीक है, मर्कोसुर के अंदर एसोसिएट मेंबर भी आता है, जैसे कि चाइल चाइल बोलते हैं ना इसको। उसके बाद फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सरीनैम। एसोसिएट मेंबर है और नॉर्मल मेंबर है। क्या अंतर होता है? देखो, नॉर्मल मेंबर तो मेंबर है, सारा बेनिफिट उठा रहा है। एसोसिएट मेंबर बेनिफिट डायरेक्टली नहीं उठा पा रहा है, लेकिन उसको लोग बाहर भी नहीं कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि देखो तुमको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर ही सकता है, आराम से कर लेना। बाकी देश तो वो भी नहीं कर सकता ना, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो एसोसिएट मेंबर्स का मतलब ये हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूरुग्वे में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट आफ्टर यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, एशियान। नाफ्टा मतलब कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एशियान। इंडिया और मर्कोसुर जो है, ये लोगों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2004 में। मर्कोसुर ग्रुप का गवर्नेंस कैसे होता है? कॉमन मार्केट काउंसिल, एक काउंसिल बनाया है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स और इकोनॉमिक मिनिस्टर रहते हैं हर एक मेंबर स्टेट का। ठीक है, और वो लोग डिसीजन लेते हैं बाय कॉन्सेंसस एग्रीमेंट पे लेते हैं। 6 मंथ में ग्रुप का प्रेसिडेंसी चेंज होता रहता है। ठीक, हर 6 मंथ में। चलो ये हो गया। अगला देखते हैं, सोर प्रोग्राम। तो मोसडे ने रिलीज किया है, लॉन्च किया है। मोसडे मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मोसडे ने रिलीज किया है सोर प्रोग्राम। सोर प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। एआई को लेकर के स्टूडेंट, टीचर सब रेडी होने चाहिए, पूरा यूथ आपका रेडी होना चाहिए, इसीलिए प्रोग्राम लेकर के आया गया है। देखो अभी क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर को ही नहीं मालूम है कि एआई क्या है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? अगर बच्चों में ये चीज नहीं आ पाएगा तो बच्चे खुद से जुगाड़ करके सीखना पड़ेगा। तो हम लोग का कंट्री तो बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि बाकी का कंट्री एआई को लेकर रिसर्च कर रहा है, और हमारे बच्चे एआई को लेकर जानते ही नहीं है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए प्रोग्राम लेकर के आया गया है, इसका नाम है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। एआई को लेकर रेडी हो पाए इसके लिए स्किलिंग लेकर के आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टीचर को सिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मॉड्यूल बनाए हैं टीचर्स के लिए, जहाँ पर टीचर को सिखाया जाएगा कि एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, एथिकल एआई क्या होता है, ये बताएंगे। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स को हम लोग 3 तरीके से सिखा रहे हैं। पहले हम लोग बता रहे हैं एआई टू बी अवेयर। पहले ये सीखो कि एआई क्या होता है। ठीक है, मतलब एआई के अंदर एमएल क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है, एथिकल एआई क्या है, ये समझो। दूसरा मॉड्यूल है एआई टू एक्वायर। इसके अंदर कौन कौन सा एआई स्किल तुम एक्वायर कर सकते हो, कौन कौन सा एआई टूल अभी चल रहा है, किससे क्या बेनिफिट होता है, ये सीखो, और वो स्किल को खरीदो। खरीदो मतलब कि लो, सीखो। सीखो ऐप डाउनलोड करो। सॉरी, एआई टू एस्पायर। एआई टू एस्पायर का मतलब कि अब जब तुम एआई का स्किल को ले चुके हो, तब एआई स्किल को अब इस्तेमाल करो और अपना अर्निंग करो। ठीक है, अपना करियर में ग्रोथ लेकर आओ। तो हम लोग कैसे सोअर प्रोग्राम चला रहे हैं? हम लोग सिखा रहे हैं और कुछ नहीं, क्लासेस दे रहे हैं। 45 आवर का क्लास है टीचर के लिए, और स्टूडेंट के लिए 15 आवर का क्लास है, और 3 क्लास है। ठीक है, इसके बाद ये देखो हम लोग एआई अवेयरनेस फैला रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, एथिकल एआई क्या होता है। फिर हम लोग स्किल दे रहे हैं ताकि हाई डिमांडिंग जॉब में जाकर के बच्चे सेल्फ रिलायंट हो पाए। पहले अगर सिखाएंगे एआई के बारे में तो एआई सीखेंगे। फिर दूसरा, अगर मान लो कि एआई को लेकर के काफी स्किल आ गया उनके पास, तो हाई डिमांडिंग जॉब जो होने वाला है फ्यूचर में, उनके लिए वो लोग रेडी हो पाएंगे। तीसरा, बिल्ड टेक ड्रिवन इंडिया। इंडिया में टेक का मतलब थोड़ा सा हम लोग
माहौल क्रिएट कर देंगे। इसीलिए प्रोग्राम आया है। रीडिंग कर लेते हैं। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, इसको ये बोल रहे हैं सोर प्रोग्राम। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मोसड़े। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड किया जाए इंडिया के यूथ के अंदर, इंडिया के एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंदर, है ना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर हम लोग एआई को डालना चाहते हैं ताकि बच्चे सीखें, आगे बढ़े। ठीक है। लॉन्च किया गया है जुलाई 2025 को। अप्रोच क्या है? फॉस्टर एआई अवेयरनेस, एआई को लेकर के जो अवेयरनेस उसको फैलाओ। ठीक है। फाउंडेशनल एआई कॉन्सेप्ट सिखाओ, मशीन लर्निंग का बेसिक सिखाओ, एथिकल एआई सिखाओ, रिस्पॉन्सिबल एआई सिखाओ। ठीक है। सपोर्ट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, पहले दिखाओ कि आप एआई क्या क्या कर सकता है, फिर एआई का स्किल लेकर के इन फ्यूचर में अपना डिमांड बढ़ाओ, जॉब लो। ठीक है। यूथ को स्किल स्किल डाल दो यूथ के अंदर कि वो सेल्फ रिलायंट हो पाए। बिल्ड अ टेक ड्रिवन इंडिया। ठीक है। लॉन्ग टर्म पोजीशन में इंडिया को एज ए लीडर बना दो ऑफ एआई, एआई का लीडर बन जाए इंडिया। ठीक है। ये मॉड्यूल्स मतलब कि कैसे हम लोग सिखा रहे हैं। टीचर्स के लिए एक मॉड्यूल है, 45 घंटा का मॉड्यूल है, टू प्रिपेयर टीचर्स डिलीवर एआई एजुकेशन इफेक्टिवली। दूसरा है सोर मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग 3 टारगेटेड मॉड्यूल ला के आए हैं, 15 घंटा ईच। इसमें हम लोग एआई नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ये हो गया सोर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब है नेशनल मरीन सेंसस 2025। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी फिशरमैन है, देखो यहाँ फोटो देखो, नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस। यहाँ जो भी फिशरमैन है उनका सेंसस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। इनका सेंसस कर रहे हैं। सेंसस करके करेंगे क्या? सेंसस जब होता है डेटा इकट्ठा होता है ना। डेटा जब इकट्ठा होता है तो आप समझ पाते हो कि सेक्टर में क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, सेक्टर में क्या चीज हम लोग को करना चाहिए। तो उसी आधार पर जो पॉलिसी मेकर होता है या जो गवर्नमेंट होता है वो अपना स्कीम बनाता है या पॉलिसीज बनाता है ना। इसीलिए सेंसस हम लोग पढ़ते हैं, सेंसस इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर नेशनल मरीन सेंसस 2025 हो रहा है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है। इसके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। स्पेशल क्या है इस सेंसस में? स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि ये पूरा सेंसस जो है वो डिजिटल हो रहा है। मतलब ऐप के माध्यम से ही हम लोग ये पूरा सेंसस को कर रहे हैं, कोई पेपर किताब नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ऐप के थ्रू ही आपका पूरा सेंसस क्लियर हो रहा है। तो ये एक स्पेशलिटी है। दूसरा क्या है, ये जो सेंसस है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा है। डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा है जैसे कि टोटल फैमिली इनकम, जो भी फिशरमैन है उसको टोटल फैमिली इनकम क्या है, होम ओनरशिप डिटेल्स, उसका घर कहाँ पर है, घर है कि नहीं है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, क्या उस पर कोई बोझ है, कहीं पर लोन लिया हुआ है, लोन का भुगतान बाकी है, ये देखते हैं। सोर्स ऑफ क्रेडिट, कहाँ से लोन लिया हुआ है। ठीक है। तो सेंसस में ये सब डेटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये सेंसस के अंदर 3 ऐप को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 3 ऐप कौन कौन सा है इसको समझ लो आप। पहला है व्यास नव। व्यास नव, नव का मतलब यहाँ पर होता है नेविगेशन। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसस होने से पहले इस ऐप के थ्रू देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया में हम लोग जाकर के सेंसस करना है, कौन कौन सा एरिया में फिशरमैन ज्यादा है। जिस एरिया में फिशरमैन ज्यादा होगा वही एरिया जाएंगे और वहां सेंसस कर लेंगे। तो ये है व्यास नव। नव मीन्स नेविगेशन। व्यास शुड बी कंडक्ट सेंसस, पहले तो इस ऐप से हमको ये मालूम चलता है। दूसरा ऐप है व्यास भारत। ये मेन ऐप है जिससे हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इट इज द मेन सेंसस ऐप, एक्चुअल डेटा कलेक्शन ऐप। ठीक है। इसके बाद तीसरा है व्यास सूत्रा। सूत्रा का मतलब होता है धागा, धागों से बांधा। किसको बांधा? सेंसस करने वालों को। ठीक है। तो जो भी सेंसस करने के लिए जाता है ना, इनोमिनेटर उसको बोलते हैं। तो ये जो इनोमिनेटर होता है वो कहाँ पर काम कर रहा है? व्यास सूत्र ऐप के अंदर दिख जाता है। वो कितना काम कर चुका है व्यास सूत्र ऐप के अंदर दिख जाता है। कोई उसको करेक्शन करना है तो व्यास सूत्र ऐप के थ्रू हो जाता है। तो एक धागा है जो कि रियल टाइम में प्रोग्रेस चेक कर रहा है और मिस्टेक्स को भी फिक्स कर रहा है। ठीक है। तो ये 3 ऐप है, व्यास नव, व्यास भारत, व्यास सूत्र। रीड कर लेते हैं, है ना। रीडिंग 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 कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस। ठीक है। फुल्ली डिजिटल है। ठीक है। साथ में 45 दिन तक ये चलेगा, 3 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक। नोडल एजेंसी है आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑपरेशनल पार्टनर फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। स्लोगन है स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। इसको आप यहाँ पर ऐड कर लो। क्या था? स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज, स्मार्टर फिशरीज, इसको आप ऐड कर लो। ठीक है। ये है थीम। ठीक है। इसके बाद क्या है?
एक्सपेंडेड सोशल इकोनॉमिक डेटा, पहले हम लोग डेटा इतना नहीं लेते थे, अभी बहुत डेटा ले रहे हैं, जैसे कि टोटल फैमिली इनकम, सोर्स ऑफ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, हम लोग बहुत डिटेल में सारा डिटेल ले रहे हैं। 3 ऐप्स के अंदर हम लोग सेंसस को कंडक्ट करा रहे हैं, एक है व्यास नव, व्यास भारत, व्यास सूत्र, देख चुके हैं हम लोग। ये जो भी ऐप है इसको डेवलप किया गया है बाय CMF-FRI, मतलब कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना सही न्यूज था, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। देखो यहां समझते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं वो बहुत काम की चीज होती है, बताता हूँ कैसे। जो मधुमक्खियां होती है वो हनी तो देती हैं, शहद तो बनाती ही हैं, साथ में जो मधुमक्खियां होती है उनके बॉडी से एक वैक्स निकलता है, उसको बोलते हैं बी वैक्स। ये इससे मेडिसिन बनता है, इससे कॉस्मेटिक बनता है, तो उसके बॉडी से ही निकलता है वो चीज। एक रॉयल जेली, जिसको हम लोग बी मिल्क बोलते हैं, जो भी मधुमक्खियां होती है ना, तो वो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकालती हैं, जिसको जो बेबी जो बच्चा होता है ना, इसका बच्चा पीता है वो बड़ा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं बी मिल्क। ये रॉयल जेली है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, ये सुपर फूड है, और ये हमारे दवाई के अंदर भी ऐड होता है। एक पॉलन, पॉलन क्या होता है, पौधा देखे होंगे आप, तो पौधा के अंदर ना कुछ बूंद 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 बहुत सारा रहता है, उसको बोलते हैं पॉलन। जब जब क्या होता है कि मान लो कि अ, एक पौधा है, एक पौधा से पॉलन दूसरा पौधा में चला गया, तो फिर क्या होता है कि ईल्ड बढ़ जाता है, तो वो 2-3 पौधा और बना देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पढ़े भी होंगे आप लोग। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा हूँ तो इतना आपको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन पॉलन से यही होता है, अगर एक पॉलन दूसरा पॉलन पहुंच जाता है तो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो पॉलन ले जाने का काम भी मधुमक्खियां अच्छा से करती हैं। ठीक है, और यही पॉलन की वजह से शहद में भी पावर आता है। देखो क्या होता है ना कि ये जो मधुमक्खियां हैं, ये एक जगह से पॉलन लेकर के जाती हैं अपने कहाँ पर, छत्ते में, तो छत्ते में जब लेके जाती हैं तो वो तो बेनिफिट करता ही है, लेकिन कभी कभी ये पॉलन गिर जाता है और दूसरे फूल के अंदर चला जाता है, तो वो फूल भी आगे बढ़ जाता है, समझे। तो बहुत बेनिफिट है, आप एक काम करो, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है इसमें बी से, मतलब मधुमक्खी से। प्रोपोलिस, प्रोपोलिस एक ग्लू है जो कि इसका बॉडी से ही फिर रिलीज होता है, इसका बॉडी से निकलता है और कुछ एंजाइम के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा से ग्लू बनता है, वो भी मेडिसिनल बेनिफिट्स है, मतलब बहुत तगड़ा है, ये जो भी काम करता है बहुत तगड़ा है। इसके लिए ही हम लोग क्या सोचे हैं कि एक मिशन लेकर के आते हैं जहां पर हम लोग मधुमक्खी को पालेंगे। अगर मधुमक्खी को पालेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना बेनिफिट हम लोग मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो इसके लिए ये मिशन आया है। ये मिशन 3 साल के लिए लाया गया था, 2020-21 से लेकर के 22-23 तक, फिर इसको और 3 साल के लिए एक्सपेंड कर दिया गया, और अब जो है ये 2025-26 तक एक्सटेंड हो गया है। इसका आउटले सेट किया गया है 500 करोड़। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको लाया है, इस स्कीम को लाया है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, और ये 3 सेपरेट मिनी मिशन के थ्रू इंप्लीमेंट होगा। पहला है मिनी मिशन 1, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग इन लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ये लोग एक जगह से पॉलन लेके जा रहा है, दूसरी जगह ले जा रहा है, पॉलन लेके इधर से उधर कर दे रहा है पॉलन को, और जिससे क्या हो रहा है कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रहा है। तो पॉलिनेशन को इस्तेमाल करने दो और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, पहला मिनी मिशन यही हो गया हमारा। दूसरा मिनी मिशन क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जब हम लोग का हनी बन गया, शहद बन गया, तो शहद का प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब तो करना पड़ेगा। तो मिनी मिशन 2 में हम लोग इस पे फोकस करेंगे, जैसे प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद तीसरा मिनी मिशन है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे। अब हम लोग इस पे काम करेंगे कि हनी का क्वालिटी कितना हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अगर अलग अलग क्लाइमेट में अगर हम लोग मधुमक्खियां को रखेंगे तो क्या होगा, इस पे रिसर्च करना है। अलग अलग रीजन में अलग अलग मधुमक्खियां अलग अलग तरह से शहद बनाएगी, उसको हम लोग देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा ये स्कीम, छोटा स्कीम है, देखो यहाँ रीड कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको इंप्लीमेंट कराया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक। आउटले 500 करोड़, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल बी बोर्ड। 3 सब स्कीम है, मिनी मिशन 1, मिनी मिशन 2, मिनी मिशन 3। मिनी मिशन 1 जो है वो प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा है, फोकस किया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी हम लोग को बढ़ाना है ऑफ वेरियस क्रॉप्स थ्रू पॉलिनेशन। दूसरा है मिनी मिशन 2, इसके अंदर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब बी कीपिंग सर्विसेज, बी कीपिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, ये सब। तीसरा है मिनी मिशन 3, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेशन, मतलब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजन, स्टेट्स, एग्रोक्लाइमेटिक एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर है मेजर इंडियन स्टेट्स,
जो कि अ, बना रहा है शहद। ठीक है, तो यूपी, बंगाल और पंजाब। ठीक है, यूपी 17% बनाता है, वेस्ट बंगाल 16% और पंजाब 14%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो रहा है कि 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया है। ठीक है, 3 नवंबर को। तो अब समझना होगा कि ये बायोस्फीयर क्या होता है। देखो, एक बायोस्फीयर है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा जगह, ऐसा एरिया जहां पर प्लांट्स भी बहुत सारा है, एनिमल्स भी है और ह्यूमंस भी है। जैसे कि जंगल, जंगल जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, वो एरियाज को आप देखोगे कि वहाँ प्लांट भी है बहुत तरीके का, मेडिसिनल प्लांट भी उगता है, साथ में वहाँ पर बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं और ह्यूमंस भी साथ में रहते हैं। तो एक बायोस्फीयर बन गया है, हर तरह का इकोसिस्टम वहां पर जम गया है, तो वो बायोस्फीयर को हम लोग बोल रहे हैं बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर का हम लोग बहुत सारे रिजर्व बनाए हैं, ऐसे एरियाज बनाए हैं जहां पर प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस रहता है। इंडिया में बहुत सारा है, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर है। ठीक है, इसमें से 13 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज है। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। ठीक है, बस इतना सा ही न्यूज था। रीडिंग कर लो यहाँ पर कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। दे आर द एरियाज आइडेंटिफाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर 13 हमारा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया गया है। बस, अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम है? इट एम्स टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। चलो ठीक है, नॉर्मल था। आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। देखो, इससे पहले भी हम लोगों ने हाल फिलहाल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ा है, लेकिन वो था पूरे वर्ल्ड के लिए, ये है पर्टिकुलर एशिया के लिए। ठीक है, यहाँ से तो इनफैक्ट क्वेश्चन भी बना था आपका आरबीआई ग्रेड बी में। समझते हैं इसको। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एशिया के अंदर सारे यूनिवर्सिटी को हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पर आता है, किस रैंक में आता है। तो यहाँ पर हम लोग चार चीजों को देख करके रैंकिंग दे रहे हैं, चार चीजों को देख करके, चार इंडिकेटर्स को देख करके जज कर रहे हैं। वो चार इंडिकेटर कौन कौन सा है? पहला है रिसर्च एंड डिस्कवरी। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च करता है, रिसर्च का आउटपुट आता है, रिसर्च का आउटपुट जो आता है उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, ये देखें, ये देखते हैं। दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस, कि किस तरह से वहां पढ़ाई होता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन क्या है। तीसरा है ग्लोबल एंगेजमेंट, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं कि नहीं आते, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फैकल्टीज वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद चौथा है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि भाई पढ़ाई तो कर लिया, जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएट का जॉब आउटकम क्या है, सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो चलो, ये चार पैरामीटर्स को देखते हुए, ये चार इंडिकेटर्स को देखते हुए हम लोग जज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, कि कौन सा यूनिवर्सिटीज आता है रैंक, कितना रैंक में आता है। ठीक है, तो एशिया में टॉप 5 कौन कौन सा है? पहला यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, तीसरा है नानग्योंग टेक यूनिवर्सिटी सिंगापुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, दोनों 3 नंबर पे है और चौथा नंबर में कोई नहीं है, 5वां नंबर में फुडान यूनिवर्सिटी चाइना आता है। ठीक है, इंडिया को अगर देखा जाए ना तो टॉप 100 के अंदर सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज आता है और सबसे टॉप पे आता है 59 नंबर पे आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईएससी बैंगलोर, 70 रैंक पे आता है आईआईटी मद्रास, 71 रैंक पे आता है आईआईटी बॉम्बे और 77 रैंक में आता है आईआईटी कानपुर। अभी आप देखो एक चीज, एक चीज आप देखो, वो दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एशिया का ही बात कर रहे हैं। एशिया में देख रहे हैं कि कितना यूनिवर्सिटी किस रैंक पे आता है। वहां पर इंडिया का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि टॉप 5 में आता हो। छोड़ो टॉप 5, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 नहीं, टॉप 30 नहीं, टॉप 40 नहीं, टॉप 50 भी नहीं, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज इन एशिया ओनली, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। कब है? 59 नंबर पे आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सीधा 64 में आता है। बताओ। ठीक है, रीडिंग कर लो यार, क्या रीडिंग में कराऊं, सब कुछ हम लोग समझ ही चुके हैं कि चार इंडिकेटर है, रिसर्च एंड डिस्कवरी, लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल एंगेजमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर रैंकिंग दिया हुआ है। इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इंडिया जो है 294 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग के अंदर आया है, सिर्फ 7 ही यूनिवर्सिटीज है रीजनल टॉप 100 में। ठीक है, अच्छा तो नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। सीता स्कीम, देखो आधार इनरोलमेंट जब आपका हुआ था तब आपने देखा होगा कि आपका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा था, एक बायोमेट्रिक डिवाइस था जो कि आपका फिंगरप्रिंट ले रहा था, एक ऐसा वीआर बॉक्स जैसा है यहाँ पर लगाया था जो कि आपका आइरिस का फोटो खींचा था, एक आइरिस का फोटो खींचा था।
तो ये सब जो मशीन है ना, ये मशीन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में नहीं बनता है। सोचो, आधार जैसा बेसिक काम के लिए हम लोग को अभी भी सामान डिवाइसेस इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारे देश में भी इंडिजिनियसली डेवलप हो जाए, इसके लिए एक स्कीम लाया गया है सरकार के द्वारा। इसका नाम है सीता। सीता, सीता को यहाँ लेकर के आओ। स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। इसके अंदर यूआईडीआई जो है, ठीक है, ये बाकी स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रहा है, एकेडमिया को इनवाइट कर रहा है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन हो गए, और इंडस्ट्री पार्टनर को इनवाइट कर रहा है। कंपनी, इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप सब आओ, मिल करके काम करो, और हम लोगों को बायोमेट्रिक डिवाइस बना के दो, हम लोगों को एल्गोरिदम बना करके दो। ठीक है, तो आधार एनरोलमेंट के लिए हम लोग अभी भी बायोमेट्रिक डिवाइस को इंपोर्ट करते हैं। एल्गोरिदम हम लोग का जो भी आधार में यूज होता है, उसको हम लोग फॉरेन फर्म्स के द्वारा बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग अपना खुद का बना ले, तो इसीलिए प्रोग्राम आया है। प्रोग्राम का नाम है सीता, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। इसके अंदर यूआईडीएआई जो है, वो स्टार्टअप्स को, एकेडमिया को और इंडस्ट्री पार्टनर को एक साथ लेकर के आ रहा है, ताकि ये लोग मिलकर कोलैबोरेट करें और इनोवेट कर सके, सो दैट इंडिया बिल्ड्स इट्स ओन आइडेंटिटी टेक्नोलॉजीज। 5 फोकस एरिया है, शॉर्ट में कह सकते हैं बड़ैस। ठीक है, बी से गया बायोमेट्रिक डिवाइस, ए से गया ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, डी से गया डेटा प्राइवेसी, ए से गया एआई, एस से गया सिक्योर आइडेंटिटी एप्लीकेशन। बस अब रीड कर लेना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है? माइटी स्टार्टअप हब। ठीक है, फोकस एरिया क्या है? बड़ैस, बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, डेटा प्राइवेसी, एआई एंड सिक्योर आइडेंटिटी एप्लीकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया का जो आईडी टेक इकोसिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है बाय इनेबलिंग स्टार्टअप्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री टू वर्क क्लोजली विथ यूआईडीआई। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। वी राइस, ये एक इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ठीक है, और एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर के। ठीक है, तो डीपी वर्ल्ड और नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इन लोग दोनों ने मिलकर के वी राइज नाम का एक इनिशिएटिव लेकर के आया है। वी राइज का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। इसके अंदर जानते क्या हो रहा है? हम लोग 100 वुमेन लेड एमएसएमई को चुन रहे हैं, और उनको हम लोग मेंटरशिप दे रहे हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट रेडी हो सके। मतलब पहले हम लोग 100 वुमेन लेड एमएसएमई को खोजेंगे, जिसका काम बहुत तगड़ा है और वो बहुत आगे बढ़ सकती है, तो उनको चुनेंगे और फिर उनको मेंटरशिप देंगे। और सिर्फ मेंटरशिप ही क्यों देंगे, पार्टनरशिप भी करवाएंगे, ट्रेड में हेल्प करेंगे, और तब जाकर के वो एक्सपोर्ट कर पाएंगी, है ना। तो ऐसा हम लोग वुमेन को खोज रहे हैं। साथ में कुछ सेलेक्टेड वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसको हम लोग भारत मार्ट के अंदर शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। तो सेलेक्टेड वंस विल बी अलाउड टू शोकेस इन भारत मार्ट इन दुबई। ठीक, तो नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड, इन लोग दोनों ने मिल करके एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है वी राइज। वी राइज का फुल फॉर्म वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, अंडर द प्रोग्राम वुमेन लेड एमएसएमई अक्रॉस इंडिया विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल विल बी आइडेंटिफाइड एंड मेंटर्ड टू एक्सपैंड ग्लोबली। 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देंगे टू एनहांस देयर एक्सपोर्ट रेडीनेस। ठीक है, सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स एट भारत मार्ट इन दुबई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025, समझते हैं आप। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन लोग द्वारा ये रिलीज किया गया है, मतलब कंडक्ट किया गया है। ये कॉन्क्लेव के अंदर हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए और अर्बन गवर्नेंस के लिए ये बात कहा गया है, इसलिए थीम भी है इसका सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, समझते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है। पहला क्या है? पहला है डंप साइड रिमीडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम। ठीक है, डंप साइड रिमीडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम। इसमें क्या है? इस प्रोग्राम में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी इंडिया में डंप साइड है, उसको ठीक कर देंगे। डंप साइड का मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर खाली कचरा सब रहता है। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ कचरा सब रहता है, उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं, डंप साइड रिमीडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम। इसमें हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 0 डंप साइड बाय सितंबर 2026। सितंबर 2026 तक डंप साइट होना ही नहीं चाहिए, उसको साफ कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट 550 रुपया पर टन देने वाला है फॉर लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, बहुत पुराना पुराना वेस्ट है, उसको प्रोसेस करने के लिए 550 रुपया पर टन करके इंसेंटिव देगा गवर्नमेंट, ताकि
ये जो डंप साइट है ये खत्म हो सके। हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसा डंप साइट पे जहां पर 45,000 मेट्रिक टन से ज्यादा का वेस्ट है। जहां पर भी 45,000 मेट्रिक टन से ज्यादा का वेस्ट है उस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा वैसे डंप साइट पे जो कि जहां पर काम ऑलरेडी चल रहा है उन पे भी। ठीक, ये टारगेट कर रहे हैं। 202 सिटीज शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, ये तो हो गया डंप साइट रिमीडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको बोला है कि एक नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट को हम लोग डेवलप करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, जो कि नॉलेज देगा। ठीक है, किस चीज को लेकर नॉलेज देगा कि किस तरह से आपको अ, स्वच्छता फैलाना है, ठीक है, हाइजीन फैलाना है, इसके बारे में नॉलेज देगा। तो एक यूनिट स्टेब्लिश करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, यहाँ पर, टू सर्व एज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग एटसेट्रा। इसके साथ एक जल ही जननी, एक गाना लॉन्च किया गया है, अमृत एंथम, जल ही जननी। ठीक है, जल ही जननी है। ठीक है, इसके बाद एक अर्बन इन्वेस्ट विंडो भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ये यहाँ पर क्या है कि अर्बन सिटीज के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस विंडो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इन्वेस्ट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी कर सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर सकता है, सब कर सकता है। यही था इस कॉन्क्लेव के अंदर, यही बात कहा गया। सिंपल है, यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनोग्रेट किया है नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द थीम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसके अंदर सबसे पहला अनाउंसमेंट क्या है? डंप साइट रिमीडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। इसको हम लोग लेकर के आए हैं फॉर फास्ट ट्रैकिंग द रिमीडिएशन ऑफ रिमेनिंग डंप साइट अक्रॉस अर्बन एरिया। तो हमारा टारगेट है कि हम लोग 0 डंप साइट अचीव कर लेंगे बाय सितंबर 2026। 550 रुपये पर टन हम लोग दे रहे हैं फॉर लीगेसी वेस्ट रिमीडिएशन। हम लोग ऐसे डंप साइट को टारगेट किए हैं जहां पर काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, या फिर वहां पर 45,000 से ज्यादा, 45,000 मेट्रिक टन से ज्यादा लीगेसी वेस्ट है। टारगेट हम लोग कर रहे हैं 202 सिटीज को। ठीक है, फ्रेमवर्क हम लोग का 5P फ्रेमवर्क है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय Ministry of Housing and Urban Affairs as a dedicated unit at National Institute of Urban Affairs. It will serve as a national platform for capacity building, knowledge creation and institutional learning under Swachh Bharat Mission Urban Framework. ठीक है, इसके बाद एक गाना है जल ही जननी, अमृत एंथम है, इसको भी लॉन्च किया गया है। अर्बन इन्वेस्ट विंडो, इट विल सर्व एज अ वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन platform for Indian cities. It has been designed to attract private investments and enable access to long tenor, concessional, and competitive financing from multilateral institutions such as World Bank, Asian Development Bank. It is an initiative of HUDCO, Housing and Urban Development Corporation Limited. ओके, आगे बढ़े। अब देखो, पीएलएफएस क्वार्टरली बुलेटिन आ गया है। पीएलएफएस का फुल फॉर्म ही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो लेबर फोर्स के लिए पीरियोडिक टाइम पे, मतलब हर एक पीरियड पे सर्वे लेकर के आता है। मंथली भी लेकर के आता है, क्वार्टरली भी लेकर के आता है, ईयरली भी लेकर के आता है। तो अभी क्वार्टरली डेटा आया है, सितंबर से लेकर के जुलाई से लेकर सितंबर तक का डेटा आया है। यहाँ 3 डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। समझो इसको, क्या क्या है समझो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि या तो काम खोज रहे हैं या तो काम कर रहे हैं या फिर खोज रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। 51.1% है। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कितने लोग वर्कर हैं, आपके टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर हैं, तो 52.2% लोग वर्कर हैं। इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या है कि ऐसे लोग जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो 5.2% है। ठीक है, ट्रेंड का बात करते हैं। ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड कह रहा है कि वुमेन जो है वो लेबर फोर्स के अंदर जल्दी जल्दी आ रही है। ठीक है, तो लेबर फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। कितना हो गया है? 33.7%। मोर वुमेन आर एक्चुअली वर्किंग नॉट जस्ट सीकिंग। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो कि काम खोज नहीं रही है, कर रही है। तो इसका मतलब कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ रहा है, एक्चुअल में वर्क कर रही है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और अर्बन एरियाज में टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। ये अक्सर होता है, अक्सर होता है, सही। ठीक है, चलो, तो ये था मेन इसका कहना, यहाँ पर रीड कर लो।
है ना। एनएसओ जो है रिलीज किया है क्वार्टरली बुलेटिन, ठीक है। फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो विटनेस एंड इंक्रीज, ठीक है। फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है वो भी रिकॉर्ड किया है इंक्रीज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट का शेयर बढ़ा है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है वो रूरल एरियाज में बढ़े हैं, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर में बढ़ा है अर्बन एरियाज के लोग, ठीक है। बस सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ ओवरऑल डेटा दिया है, ओवरऑल इंडिया का लेवल पे ओवरऑल। यहाँ पर रूरल परसेंटेज और अर्बन परसेंटेज भी दिया है। इसको आप हो सके तो रीड कर लेना, याद भी करने की कोशिश करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ आउटकम फ्रॉम पीएम विजिट टू भूटान। अब पीएम जो है वो भूटान गए थे, तो वहां पर क्या क्या चीज इन्होंने किया। पहले तो 4,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया भूटान को। 1,020 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया भूटान के अंदर मोदी जी ने। और साथ में एक लैंड ग्रांट दिया है वाराणसी में फॉर भूटानीज टेम्पल। भूटान का टेम्पल बनेगा इंडिया के अंदर, मोनेस्ट्री बनेगा इंडिया के अंदर वाराणसी के अंदर, तो इसके लिए लैंड का ग्रांट दिया गया। इसके अलावा बहुत सारा एमओयू साइन हुआ, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे एमओयू साइन हुआ, हेल्थ एंड मेडिसिन पे भी एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। तो यही पर यहाँ पर यही कहा गया है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये देखो, नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस क्या होता है। पहले ये समझो कि वाटरशेड क्या होता है ना, उसके बाद फिर समझते हैं वाटरशेड का मतलब क्या होता है। देखो, वाटरशेड का मतलब कि वाटर जहां पर भी गिर रहा है, बहुत जगह गिर सकता है। पेड़ में गिर सकता है ना, फॉरेस्ट में गिर सकता है पानी, है ना। और यहाँ हिल में भी गिर सकता है पानी। तो मान लो कि हिल से पानी गिर रहा है, आ रहा है। फॉरेस्ट से पानी गिर रहा है, आ रहा है, ठीक है। और भी मान लो बहुत सारे जगह से आ रहा है। वैली वैली से आ रहा है, मतलब वैली से पानी आ रहा है। तो पानी जहां जहां पर गिरता है, रेन के माध्यम से नहीं गिरता है, तो वो पानी को कहीं ना कहीं स्टोर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया, हमारा इंडिया के अंदर जब भी हम लोग इरिगेशन करना चाहते हैं, फसल उगाना चाहते हैं, तो बहुत पानी लगता है, और हम लोग के पास पानी है नहीं। हम लोग इंद्रदेव पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और इंद्रदेव का आपको हरकत मालूम है। वो एक नंबर का, वो ना एक नंबर का वही है, ठीक है। इंद्रदेव। इतना अच्छा दुर्गा पूजा हो रहा था, बारिश हो गया, मैं घूम नहीं पाया। इंद्रदेव हमको नहीं पसंद है, ठीक है। तो इंद्रदेव को भरोसे तो बैठा नहीं जा सकता है, कब वो बारिश रोक दें। इसीलिए जब भी वो बारिश करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन के लिए वो सारा एरिया से पानी इकट्ठा करके कहीं पर रख ले रहे हैं, या फिर डैम वगैरह बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या ये चलाते हैं, स्कीम चलाते हैं, ठीक है। तो वही स्कीम के लिए हम लोग का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। वाटरशेड के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ है। वाटरशेड का मतलब कि ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर पानी गिरता है, रेन का पानी गिरता है। तो ये कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश, टू इंटीग्रेट इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। साथ में एक वाटरशेड महोत्सव भी यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है फॉर पब्लिक अवेयरनेस, और एक मिशन वाटरशेड रिवैलिटाइजेशन भी यहाँ पर कराया जा रहा है। तो वाटरशेड महोत्सव कराया जा रहा है कि पब्लिक अवेयर करेंगे। और दूसरा है वाटरशेड रिवैलिटाइजेशन का मतलब कि मान लो कि जहां पर भी हम लोग वाटर या फिर सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं, वो स्ट्रक्चर अगर टूट गया है तो ठीक कर दो, ठीक है। ये कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है वाटर शेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बताया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड एंड डिग्रेडेड लैंड इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके लिए ये स्कीम आया है। इट सीक्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंश्योर्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज अंडर दिस। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ चेक डैम्स, विलेज पॉइंट्स, ठीक है। साथ में हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं नर्सरीज, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर से अभी रुक गया था, मेरा तो हलक जान हलक पे आ गया कि भैंस क्या, आज किसका चेहरा देख के उठाऊं। 45 मिनट वापस से रिकॉर्ड करके, और आ गए, अब तो हम गए, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। 10 दिन का पीआई में झमेला हो रहा है। चलो समझते हैं इसको। सोसाइटी के लिए हम लोग असिस्टेंस देना चाहते हैं, है ना।
तो सोसाइटी में किसको असिस्टेंस देंगे? जिसको जरूरत होगा। तो ऐसे लोग जो कि बीपीएल पीपल है, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो कि वल्नरेबल है, जैसे कि कोई विडो है, गरीब है और विडो है, और गरीब है वो ओल्ड एज, गरीब है और वो डिजेबल है, गरीब है और वो ब्रेड विनर का डेथ हो गया है उसके घर में। तो उस केस में हम लोग उन लोग को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कुछ पैसा देंगे। कैसे देंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा हम लोग देंगे। ठीक है, सीधा बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। 9,652 करोड़ रुपया इसको एलोकेट किया गया है। कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होंगे, जैसे ग्राम पंचायत लोग, म्यूनिसिपैलिटी, वही डिसाइड करेगा, वही सिलेक्ट करेगा बेनिफिशरीज, और उनको हम लोग देंगे। ठीक है, इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लाया भी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसीलिए ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन बेनिफिशियरी रहेगा जिसको पैसा पहुंचेगा। ठीक है, इसके अंदर 5 सब स्कीम है। वो सब स्कीम देखो। पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज के लिए पेंशन दे रहे हैं। तो जिसका एज 60 से लेकर के 79 के बीच में होगा, 60 से 79, उसको 200 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर 80 प्लस एज है तो 500 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसके बाद है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, यानी विधवा पेंशन, यानी कि जो गरीब हैं और वो विडो है, तो उस केस में अगर उनका एज 40 से लेकर 79 के बीच में है तो 300 रुपीज पर मंथ, और 80 प्लस है अगर एज तो 500 रुपीज पर मंथ ये मिलेगा। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, यानी विकलांग स्कीम, विकलांग पेंशन। इसमें क्या हो रहा है कि कोई अगर डिसेबल है तो उस केस में अगर उनका एज 18 से लेकर 79 के बीच में है तो 300 रुपीज पर मंथ, अदरवाइज 80 ईयर्स के ऊपर है तो 500 रुपीज पर मंथ। इसके बाद अगर मान लो कि कोई ऐसा हाउस होल्ड है जहां पर जो ब्रेड अर्नर है, जो कि पैसा कमा के लाता था, उसका ही देहांत हो गया है, और उसका एज 18 से लेकर के 59 साल तक था, 18 ईयर से लेकर 59 ईयर्स तक था, तो उस केस में 20,000 रुपया मिलेगा उनको, वन टाइम असिस्टेंस। इसको हम लोग बोल रहे हैं नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ठीक है, लास्ट में है अन्नपूर्णा स्कीम। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसको भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग फ्री में अनाज देंगे अंडर दिस स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम। तो फ्री फूड गिवन टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स हु शुड गेट हु शुड हैव गॉटन द ओल्ड एज पेंशन अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बट नॉट रिसीविंग इट। ठीक है, कितना मिलेगा? 10 kg फूड ग्रेन्स मिलेगा पर मंथ पर बेनिफिशियरी। ठीक है, ठीक है, हम इतने देर से बैठे हुए हैं ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। लाइक करने तो आज बोलने भूल गया। लाइक कर दो दोस्त। मेहनत का रिवॉर्ड तुम दे दो। भगवान तो देगा या नहीं देगा वो तो भगवान पे है, तुम तो दे दो कम से कम। चलो, कोऑपरेटिव कुंभ, ये क्या है? एक तरह का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ समझते हैं। कोऑपरेटिव कुंभ 2025 ये क्या है? ये एक तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, तो जो भी अर्बन एरिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो लोग जो है उनको और डेवलप करने के लिए, उनको और मॉडर्नाइज करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कराया है। इसका थीम है डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज। ठीक है, इसका हाईलाइट क्या है? इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है? डेली डिक्लेरेशन साइन हुआ है। डेली डिक्लेरेशन का मतलब कि अगले 5 साल के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम लोग को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचे हैं, हम लोग ये क्या टारगेट सेट किए हैं कि ऐसा विलेज जहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो वैसा विलेज में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मिनिमम रहना ही चाहिए, ऐसा हम लोग स्टैब्लिश करेंगे इन एवरी सिटीज विद पीपल ग्रेटर देन 2 लाख। ठीक है, विद इन 2030। ठीक है, 2030 तक ऐसा काम करेंगे। 2 ऐप भी लॉन्च हुआ है। एक है सहकर डिजी पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट होगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनेगा। ठीक है, फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरा है सहकर डिजी लोन, यहाँ पर डिजिटल लोन मिलेगा, डिजिटल लोन का प्रोसेसिंग हो पाएगा फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। ठीक है, ये हो गया। आप कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समराइज करेंगे। सबसे पहले यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो रेड रेड है वही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब आपको रीड करना है। इसके बाद UIDAI का आधार विजन 2032 कमेटी का चेयरमैन बना है नीलकंठ मिश्रा, मतलब ये बने हैं। ठीक है,
इसके बाद आईआईटी गांधीनगर और सी डॉट, इन लोग दोनों ने एमओयू साइन किया है ताकि ये लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सके, जहां पर टेलीकॉम सेक्टर का और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर का रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा और इंडिजिनस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम होगा। ठीक है। इसके बाद केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है। इसके बाद अमूल जो है वो पहला नंबर वन कोऑपरेटिव बन गया है, पहला तो नहीं, नंबर वन कोऑपरेटिव बन गया है इन द वर्ल्ड। ठीक है। इसके बाद मेड सेफ्टी वीक मनाया गया है। ठीक है। 3 से लेकर के 9 नवंबर को। ठीक है। मिड सेफ्टी वीक मनाया गया है। ठीक है। चलो, इसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ई कॉमर्स कंपनी। तो जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप देख पाते होंगे, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर आप एक कंट्री ऑफ ओरिजिन नाम का फिल्टर भी ऐड होगा, जहां पर आप देख सकेंगे कि कोई सामान कहाँ से बन के आया है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारा पार्टनरशिप है, उसको आप देख लेना। कोटक महिंद्रा बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन लोग दोनों ने एमओयू साइन किया है। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक और डीपीआईआईटी ने मिलकर के एक एमओयू साइन किया है, ताकि जो भी स्टार्टअप्स फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसको हेल्प कर सके। जैसे कि कोई स्टार्टअप है जो कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ऑफर कर रहा है, वर्किंग कैपिटल ऑफर कर रहा है, तो उस केस में उनको सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टनरशिप कराया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एमओयू साइन किया है ईपीएफओ के साथ, ताकि डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज दे सके टू पेंशनर्स अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डन हो चुका है। अब हम लोग समराइज करेंगे। तो जो भी हम लोगों ने पीआईबी अभी तक देख रखा, 1 से लेकर के 10 नवंबर तक का, उसको हम लोग फटाफट समराइज करेंगे। ठीक है। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का पीआईबी न्यूज को देखे हैं, उसको फटाफट समराइज करते हैं। समराइज करने से पहले एक लाइक आप जरूर मुझे दे दो, इससे मेरा मोटिवेशन दुगना होता है। चलिए, सबसे पहले अ, इंडिया और ब्राजील के बीच में बात हो रहा है, और इंडिया को हो सकता है कि अब एक्सेस मिले इन मर्कोसुर ग्रुप। ये मर्कोसुर ग्रुप क्या होता है ये समझो। ठीक है। ये कॉमन मार्केट है फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ईयू। देखो, जिस तरह से ईयू है, बहुत सारे कंट्रीज आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया है और वो आपस में अच्छे से ट्रेड करता है। जैसे कि नाफ्टा है ना, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज के लिए, और एशियान है एशियान कंट्रीज के लिए। तो इस तरह से रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जहां पर क्या होता है कि एक रीजन का बहुत सारा कंट्री लोग आपस में मिल जाता है और वो आपस में ट्रेड का आदान प्रदान करता है बिना कोई टैरिफ का। फाइनेंस कैपिटल इधर उधर से आराम से भेज सकता है बिना कोई प्रॉब्लम का। तो उसी तरह का एक ग्रुप बनाया गया है कॉमन अमेरिकन कंट्री के द्वारा, उसका नाम है मर्कोसुर ग्रुप। ये जो मर्कोसुर ग्रुप है, इसके साथ अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा मिल रहा है। अगर इंडिया इसके साथ रहेगा तो मार्केट एक्सपेंड हो जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है। तो मर्कोसुर ग्रुप और कुछ नहीं है, कॉमन मार्केट है फॉर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इसका मेंबर कौन कौन है? इसका मेंबर आप सिंपल याद कर लो, बापू। बी से हो गया ब्राजील, बोलिविया। ए से हो गया अर्जेंटीना, पी से हो गया पैराग्वे और यू से हो गया यूराग्वे। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? यूराग्वे में ही है। 1991 में ये ग्रुप बना था। इसके बाद 1995 में कस्टम यूनियन बन गया। कस्टम यूनियन का मतलब कि ये जो ग्रुप है, ये बाकी कंट्रीज के लिए एक कंट्री बन गया है, एक कंट्री का ग्रुप बन गया है। तो बाकी कंट्रीज अगर मान लो कि कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, करना चाहता है, तो ये पूरा ग्रुप से ही ये परमिशन वगैरह लेगा, ग्रुप का ही टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये कस्टम यूनियन हो गया, तो कस्टम यूनियन बन गया था। अब ग्रुप में कोई भी डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन लेगा? तो इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया है, कॉमन मार्केट काउंसिल। इसके अंदर हर मेंबर कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर्स और इकोनॉमिक मिनिस्टर रहता है, जो कि आपस में एग्रीमेंट में लेकर के ही कोई भी डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। इसका प्रेसिडेंसी हर 6 साल में बदलता है। ठीक है। 2004 में मर्कोसुर ग्रुप और इंडिया ने एक पीटीए साइन किया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। और अभी ब्राजील और इंडिया के बीच में काफी बातचीत हो रहा है, और एक दूसरे का वो लोग मार्केट को लेना चाहता है। जैसे कि साउथ अमेरिका में टेक्सटाइल फार्मा सेक्टर बहुत, मतलब उसका डिमांड है, और हम लोग के पास सप्लाई है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज कर पाए, वहां पर हम लोग मार्केट ले पाए, ताकि हम लोग अर्निंग ज्यादा कर पाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। ब्राजील वाला भी ये चाहता है कि इंडिया में डेयरी सेक्टर और मीट सेक्टर ये बहुत चल रहा है, तो वहां वो लोग भी चाहता है कि इंडिया में उसको एक्सेस मिले। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा न्यूज था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज देखते हैं। दूसरा न्यूज है सोर प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2025 में लॉन्च किया है सोर प्रोग्राम। सोर प्रोग्राम का फुल फॉर्म है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। एआई को लेकर के हमारा यूथ रेडी हो सके, इसीलिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई को बढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर पहले हम लोग टीचर को सिखाएंगे, और टीचर फिर आगे स्टूडेंट को सिखाएगा।
तो टीचर को, स्टूडेंट को अभी हम लोग एआई सिखाना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो एआई को लेकर रेडी हो सके और इन फ्यूचर डिमांडिंग जॉब में वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो हम लोग सोर मॉड्यूल लेकर के आए हैं फॉर टीचर्स, जहाँ पर 45 आवर का मॉड्यूल रहेगा, जहाँ पर हम लोग सिखाएंगे कि एआई क्या होता है, एथिकल एआई क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है। स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग 3 मॉड्यूल लेकर के आए हैं 15 घंटा करके। ठीक है, पहला एआई है एआई टू एस्पायर, एआई टू अवेयर, मतलब समझो कि एआई क्या होता है, बेसिक समझो मशीन लर्निंग का, रिस्पॉन्सिबल एआई का समझो। फिर एआई टू एक्वायर, एआई का स्किल्स को एक्वायर करो। ठीक है, ताकि आप सेल्फ रिलायंट हो पाओ इकोनॉमिकली। और साथ में एआई टू एस्पायर करो। ठीक है, कि आगे फिर आप करियर में ग्रोथ कर पाओ। तो 3 मॉड्यूल है। पहला, एआई के बारे में समझो, एआई के बारे में जानो, एआई को लेकर के अवेयर हो पाओ। दूसरा है एआई टू एक्वायर, एआई स्किल्स को लो, एआई टूल्स को सीखो। तीसरा, एआई टू एस्पायर, सेल्फ इकोनॉमिकली रिलायंट बन जाओ। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बन जाओ। वही यहाँ पर बोला है कि एआई अवेयरनेस को फैलाएंगे, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, और इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में एआई एआई का ग्लोबल लीडरशिप बनाएंगे। ठीक है, कुछ समय के बाद लॉन्ग टर्म में इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बन जाए एआई को लेकर के, वो प्रोग्राम बात करता है। ठीक है, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो सेंसस हो रहा है फिशरीज सेक्टर के लिए, फिशरमैन के लिए। तो नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस हो रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, है ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये सेंसस में स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि ये पूरा जो सेंसस है ये डिजिटली कंडक्ट किया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन से ही डेटा इकट्ठा हो रहा है, ऑनलाइन से ही डिसाइड कर रहे हैं कि सेंसस कहाँ करेंगे। ठीक है, वगैरह वगैरह। साथ में जो सेंसस है डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे कि टोटल फैमिली इनकम क्या है एक फिशरमैन का, होम ओनरशिप डिटेल्स क्या है, मतलब कि उसका कितना घर है कि नहीं है, कहाँ पर घर है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना है, सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी कहाँ से वो लोन वगैरह लिया है, तो लिया कहाँ से। ठीक है, ये जो सेंसस है 3 ऐप यूज कर रहा है। पहला है व्यास नव, नव मतलब नेविगेशन। यहाँ पर इस ऐप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा एरिया में जाकर के सेंसस करना रहेगा, कौन सा एरिया में जाकर सेंसस करना है, ये चीज चेक कर रहे हैं हम लोग व्यास नव ऐप से। नव का मतलब यहाँ नेविगेशन होता है। दूसरा है व्यास भारत, इस ऐप के थ्रू हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं डेटा, ये मेन डेटा कलेक्शन ऐप है। तीसरा है व्यास सूत्रा, सूत्रा के अंदर हम लोग प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कितना अभी काम हो चुका है, कितना चल रहा है, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक्स को फिक्स करना है तो इस ऐप के थ्रू हो जाता है। तो व्यास सूत्र, सूत्र मतलब धागा। ठीक है, जो कि बांधे रख रहा है किसको, इनोमिनेटर को, सेंसस कितना देर हो रहा है, प्रोग्रेस को, सब कुछ को, है ना। ये भी हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। देखो अ, मधुमक्खी को रखने से बहुत बेनिफिट होता है, जैसे कि हनी बनाने में मदद करता है, शहद बनाने में मदद करता है। बी बी से बी वैक्स भी मिलता है। ठीक है, ये भी मेडिसिन के काम आता है, कॉस्मेटिक के काम आता है। रॉयल जेली मिलता है। ठीक है, ये मेडिसिन में काम आता है, और सप्लीमेंट में काम आता है, फूड सप्लीमेंट में। पॉलन, पॉलन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। क्या होता है कि मधुमक्खी जो है ना, वो सारा फूल से पॉलन निकाल के लेके जाता है अपना छत्ता में। ठीक है, तो कभी छत्ता में लेके जाता है ना, इसीलिए शहद है उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है। ये पॉलन में बहुत ताकत होता है। अरे जब ये ले जाता है तो ये पॉलन कहीं कहीं पे गिर जाता है, जहां पर वो गिरता है अगर वो भी फूल ही है तो वो फूल और बनेगा, और फूल और बनेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्रॉप्स का। तो इसीलिए बोलते हैं ये पॉलन लेकर जाता है, इसका बहुत बेनिफिट होता है। साथ में ये मधुमक्खी से हम लोग को प्रोपोलिस भी मिलता है, जो कि ग्लू का काम करता है, और मेडिसिनल बेनिफिट्स है इसका भी। तो इसका मतलब कि मधुमक्खी को पालने से बहुत बेनिफिट है। तो मधुमक्खी को हम लोग साइंटिफिकली पालने के लिए, इतना सारा बेनिफिट उठाने के लिए हम लोग मिशन लेकर के आए हैं, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था 2020-21 में। इसके बाद इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है फर्दर 3 साल के लिए, तो अभी 2025-26 तक ये चलेगा। आउटले रखा गया है 500 करोड़ का। ठीक है, ये जो है 3 सेपरेट मिनी मिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट होने वाला है। मिनी मिशन का मतलब कि छोटा छोटा मिशन है 3 गो। पहला मिशन है मिनी मिशन 1, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम लोग पॉलिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा है मिनी मिशन 2, ये है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब भी हनी कलेक्ट हो गया तो हनी का प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इस पे काम किया जाएगा। तीसरा है मिनी मिशन 3, इसमें हम लोग रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बेटर हनी क्वालिटी कैसे बना सकते हैं, इस पर रिसर्च करेंगे। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजीज बनाएंगे ताकि हनी का क्वालिटी अच्छा बन पाए। इसके बाद रीजन स्पेसिफिक स्पीसीज देखेंगे कि अलग अलग जगह में किस तरह का मधुमक्खी है रहता है, रीजन स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है,
ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पर वर्ल्ड का जितना यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग रैंकिंग दे रहे थे। वहां से आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अभी हम लोग देख रहे हैं एशिया के लिए। तो एशिया के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आगे है, नहीं है, कितना रैंक पे आता है, ये देखने के लिए ये रैंकिंग आया है। तो क्यूएस एशिया ने 4 इंडिकेटर को इस्तेमाल किया है टू जज द यूनिवर्सिटी, टू इवेल्युएट द यूनिवर्सिटी। 4 एरियाज कौन कौन सा है, 4 इंडिकेटर कौन कौन सा है। पहला रिसर्च एंड डिस्कवरी, यानी क्या यूनिवर्सिटी रिसर्च करता है, अगर करता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका रिसर्च आउटपुट का। दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के, क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, एकेडमिक रेपुटेशन क्या है। तीसरा ग्लोबल एंगेजमेंट, जो भी यूनिवर्सिटी है क्या उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, क्या इंटरेस्ट रखते हैं, क्या इंटरनेशनल फैकल्टीज आते हैं, वो भी देखते हैं। चौथा एम्प्लॉयबिलिटी, वहां से पढ़ने के बाद इंटरनेशनल जॉब मिलता है या फिर नॉर्मल जॉब भी मिलता है, ग्रेजुएट को जॉब आउटकम क्या मिलता है। ये तो ये 4 एरियाज पे देख करके हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं। एशिया के अंदर टॉप 5 कौन कौन सा है। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, तीसरा है नानियोंग टेक यूनिवर्सिटी सिंगापुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इंडिया का बात करते हैं। इंडिया में सबसे टॉप पे है आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक है 59। तो टॉप 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। 59 में है सीधा। फिर 64 में है आईआईएससी बेंगलोर, 70 में है आईआईटी मद्रास, 71 में है आईआईटी बॉम्बे और 77 में है आईआईटी कानपुर। टोटल 7 है यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 के अंदर आया है। आगे बढ़ते हैं। देखो आधार एनरोलमेंट के लिए आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइसेस को देखे होंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, उसके बाद फिर एक आइरिस सेंसर था। तो ये सब जो डिवाइसेस है वो इंडिया में नहीं बनता है। ठीक है, साथ में जो एल्गोरिदम यूज करते हैं हम लोग आधार के सिस्टम में, वो भी फॉरेन फर्म्स के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो सिस्टम है जो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करना पड़े, इंडिया में ही बन जाए। तो इसके लिए ये स्कीम आया है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ये स्कीम जो है इसके अंदर यूआईडीएआई जो है स्टार्टअप्स को, इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्री के लोगों को सबको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है और बोल रहा है कि आपस में आप लोग काम करो और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजीज बना दो जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट हो सके, हम लोग को इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। 5 फोकस एरियाज पे काम हो रहा है जिसका 5 फोकस एरियाज आप याद कर सकते हो बैडएस के नाम से। बी से हो गया बायोमेट्रिक डिवाइस, ए से हो गया ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, डी से हो गया डेटा प्राइवेसी, ए से हो गया एआई और एस से हो गया सिक्योर आइडेंटिटी एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, यहाँ हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के लिए मतलब कुछ बातें कहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसका थीम क्या है, मतलब कंडक्ट कराया गया था। थीम क्या है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इसमें कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। पहला अनाउंसमेंट है डंप साइट रिमीडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो डंप साइट है जहां पर हम लोग कचरा डालते हैं वो डंप साइट को खत्म कर दे बाय सितंबर 2026। कैसे करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि जो लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग है इसके लिए हम लोग 550 रुपया पर टन रुपया देंगे, गवर्नमेंट देगा। ठीक है, साथ में हम लोग ऐसे डंप साइट को टारगेट कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है, और ऐसा डंप साइट जहां पर जो वेस्ट है वो 45,000 मैट्रिक टन से ज्यादा है। ठीक है, तो इन एरियाज पे टारगेट करके हम लोग डंप साइट को खत्म कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2026 तक हम लोग जीरो डंप साइट कर देंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट खोला गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर, जहां पर लोगों को स्किल दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्ड करवाया जा रहा है कि किस तरह से आपको स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद एक अमृत एंथम लॉन्च हुआ है जल ही जननी के नाम से। ठीक है, आखिर में एक अर्बन इन्वेस्ट विंडो भी रिलीज किया गया है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी अर्बन सिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर इनको इन्वेस्ट करना हुआ तो ये कर सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, चलिए ये भी न्यूज हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीएलएफएस यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका क्वार्टरली डेटा आया है जुलाई से लेकर सितंबर मंथ का, तो उसको समझते हैं। यहाँ 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 55.1% है, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसका 55.1% या तो काम कर रहा है या तो काम खोज रहा है। ठीक है,
इसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, 52.2% लोग जो है वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली में काम कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 5.2% आउट ऑफ लेबर फोर्स, यानी जो भी काम कर रहा है या फिर करना चाहता है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड रह गए, 5.2%। इसके बाद कुछ ट्रेंड भी देखा गया है, उसको भी देख लो। लेबर मार्केट में वुमेन जो है वो एक्टिवली ज्वाइन कर रही है, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, कितना है 33.37%। इसके बाद ज्यादा वुमेन जो है वो काम कर रही है, सिर्फ खोज नहीं रही है, काम कर रही है, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ वुमेन ये भी बढ़ा है। रूरल एरियाज में सेल्फ डिपेंडेंट लोग बढ़ गए हैं, यानी कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और अर्बन एरियाज में टर्सरी सेक्टर ग्रो किया है, टर्सरी सेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। पीएम जो है वो भूटान गए हैं, वहां पर कुछ आउटकम्स निकला है। 4,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भूटान को दिया जा रहा है। साथ में भूटान के अंदर 1,020 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। साथ में भूटानीज टेम्पल के लिए वाराणसी में एक लैंड ग्रांट दिया गया है, यानी अब वाराणसी के अंदर एक भूटानीज टेम्पल बनेगा, उसके लिए लैंड दिया गया है। इसके बाद 3 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब साथ में रहते हैं, जैसे कि जंगल जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं। ट्राइबल का मतलब ह्यूमन भी है, वहाँ एनिमल भी है और प्लांट भी है, तो उस तरह का एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। जब सरकार बोलता है कि इस तरह का कोई रिजर्व बना देते हैं बायोस्फीयर का, जहां पर कोई भी परेशान नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसमें से 13 को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। पहले तो ये समझो कि वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड का मतलब होता है जहां पर भी बारिश गिर रहा है, तो बारिश का पानी जहां पर भी गिरता है, मान लो पेड़ के अंदर गिरा है, ठीक है, जंगल में गिरा है, या फिर कोई हिल एरिया में गिरा है, ठीक है, या फिर कहीं पर गिरा है, कोई वैली में गिरा है, तो ये सबको बोलते हैं वाटर शेड एरिया, जहां पर वाटर शेड हो रहा है। ये सारा वाटर को हम लोग चाहते हैं कि एक जगह में लेकर के आए और एक जगह में इसको स्टोर करें, तो सॉइल भी यहाँ पर कंजर्व होगा और साथ में हम लोग का ये भी कंजर्व होगा, वाटर भी कंजर्व होगा, क्योंकि हम लोग का मोस्ट ऑफ द एरियाज, एग्रीकल्चर एरियाज रेन फेड होता है, बारिश की वजह से ही हम लोग का सिंचाई हो रहा है, नहीं तो सिंचाई नहीं हो पाएगा। और बारिश का तो आपको पता है, इंद्रदेव का तो आपको पता है, तो इसीलिए हम लोग एक कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पर ये बात किए हैं कि हम लोग किस तरह से वाटरशेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वाटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट के अंदर इनोवेशन डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डाल सकते हैं। ठीक है, वाटरशेड महोत्सव मनाया गया जहां पर हम लोग पब्लिक को अवेयर किए हैं कि वाटरशेड कॉम्पोनेंट क्या है ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मिशन वाटरशेड रिविटलाइजेशन क्या है, एक है वाटरशेड महोत्सव, इसके अंदर हम लोग पब्लिक को अवेयर किए हैं। दूसरा है मिशन वाटरशेड रिवेलिटाइजेशन, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन, इसके अंदर हम लोग जो भी सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस करवा रहे हैं और रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सोसाइटी में जिसको भी जरूरत है उसको हम लोग फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है और वो बहुत वल्नरेबल है, जैसे कि कोई विडो है, गरीब है और विडो है, गरीब है और ओल्ड एज है, गरीब है और डिजेबल है, गरीब है और उनके घर में ब्रेड विनर का डेथ हो गया है, तो उस सिनेरियो में उन लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो 9,652 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया गया है। बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, बैंक ट्रांसफर किया जाएगा और किसको दिया जाएगा, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट करेगा, उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 5 सब स्कीम है, 5 सब स्कीम के अंदर बेनिफिट पहुंचता है। एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, शॉर्ट में कहते हैं इसको वृद्धा पेंशन। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसको बोलते हैं हम लोग विधवा पेंशन। तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, फिर है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। पहला स्कीम जो है वृद्धा पेंशन, उसके अंदर पर मंथ पैसा मिलता है, अगर एज 60 से 79 के बीच में है तो 200 रुपया पर मंथ, अगर कोई 80 साल के प्लस है तो उसको 500 रुपया पर मंथ। अगर कोई विधवा हो गई है तो वो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत अगर उनका एज 40 से लेके 79 के बीच में है तो 300 रुपया पर मंथ, और 80 प्लस एज है तो 500 रुपीज पर मंथ। अगर कोई डिजेबल है और वो गरीब भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है,
तो उनको कितना मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंदर? अगर उनका एज 18 से लेकर 79 के बीच में है तो 300 रुपीज पर मंथ, 80 प्लस है तो 500 रुपीज पर मंथ। अगर मान लो कि ऐसा हाउस होल्ड जो कि बहुत गरीब है और उनका ब्रेड विनर मर गया है, जिसका एज 18 से लेकर 59 साल के बीच में था, तो उस फैमिली को वन टाइम असिस्टेंस मिलता है 20,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलता है, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला है वृद्धा पेंशन के अंदर। अगर यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिला है तो अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर आपको फ्री में राशन दिया जाएगा, व्हीट या फिर राइस। 10 kg फूड ग्रेन्स आपको दिया जाएगा, व्हीट या फिर राइस। ठीक है, पर मंथ पर बेनिफिशियरी। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव कुंभ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए कॉन्फ्रेंस की है। अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर मतलब कि इसके अंदर क्या आ गया, ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव जो कि क्रेडिट देता हो। तो यहाँ हो गया अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इन लोगों को मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसका थीम भी वही रखा गया है कि डिजिटल कर दो, मॉडर्नाइज के नाम पे डिजिटल कर दो, सब कुछ डिजिटल तो करो पहले। तो डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज। ठीक है। हाईलाइट्स इसका है डेली डिक्लेरेशन। डेली डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग अगले 5 साल में प्लान बना रहे हैं ताकि हम लोग मॉडर्नाइज कर सकें और डिजिटलाइज कर सकें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को और अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज को। ठीक है। इसके अंदर हम लोग का टारगेट है कि मिनिमम 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना ही चाहिए इन एवरी सिटी, जो कि 2 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन होल्ड करता है। ठीक है। तो विद इन 2030 तक हर एक सिटी जहां पर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा का है वहां पर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना ही चाहिए। साथ में 2 ऐप लॉन्च हुआ है, एक है सहकार डिजी पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है फॉर कोऑपरेटिव बैंक, जिसके माध्यम से रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो सकेगा। दूसरा है सहकार डिजिटल लोन्स, ये एक ऑनलाइन लेंडिंग सोल्यूशन है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हेल्प करेगा टू सैंक्शन, प्रोसेस और मॉनिटर लोन्स डिजिटली। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समराइज भी कर दिया 1 से लेकर 10 नवंबर तक का सारा डेटा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करो और वीडियो को जरूर कमेंट करो। वीडियो में आपका एक कमेंट जो है वो मेरा दिन बना देता है और मैं आपका कमेंट का इंतजार करते रहता हूँ। तो आपका कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, याद रखना और एक कमेंट जरूर करना। ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, इसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलो, अगर कोई कोर्सेज आपको खरीदना है तो कोर्सेज आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है हमारा आर्यंस ग्रेड बी। ठीक है, आर्यंस ग्रेड बी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है मतलब रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम का व्हाट्सएप नंबर है 8340613896 और 9608906135। ठीक है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसमें व्हाट्सएप ही करना, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप ही करना, आपको टीम देख लेगा। ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।